निश्चित रूप से हमारे पूर्वोत्तर भारत का वही इलाका ऐसा है, और वही नहीं, कहीं भी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आती है, जब हमारे अस्तित्व पर संकट दिखाई पड़ने लगता है तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। और खास करके आदिवासियों के लिए जो बिल्कुल उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, उनकी कोई आवाज सुनी नहीं जाती है, उनको कोई सुविधाएं नहीं है, और उनको अगर ऐसा लगता है कि जो हमको थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल भी नहीं है, ये सुविधाएं हमसे छीन ली जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जान पर खेल करके उसके लिए वो संघर्ष करते हैं और ये हिंसा पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का समाधान हिंसा नहीं है, इन सारी चीजों का समाधान बंदूक नहीं है, इन सारी चीजों का समाधान दमन नहीं है। उसके लिए प्लेटफॉर्म पर आके बात करना पड़ेगा, टेबल पर आकर बात करना पड़ेगा। वहां हिंदू और ईसाई और इस तरीके की बात करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के सब नागरिक हैं, और उसमें सीमाओं से पार जाकर के भी जो हमारे मानवीय संवेदना है, मानवीय संबंध है, उन मानवीय संबंधों को भी ध्यान में रख करके बात करनी पड़ेगी। अगर म्यांमार के लोगों से भी अगर हमारा संपर्क हो जाता है, और आदिवासी लोग उधर भी छिटके हैं, इधर भी छिटके हैं, और इधर भी लोग वहां जाकर के रोजी रोजगार करते हैं, और एक तो है कि प्रवासियों में जो भारत के अन्य जगहों से भी लोग वहां जाते हैं, उनको भी प्रवासी मान लिया जाता है। तो इस तरीके से ये नीति तो नहीं चल पाएगी। वहां के लोग अगर पूरे देश में जाएं तो उनका वहां भी वैसे ही सम्मान होना चाहिए, वैसे भी उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। और इन सारी चीजों की पहल तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ही करनी पड़ेगी। तो अब वहां की जो भी समस्या है, जो वहां हिंसा की स्थिति बन गई है, उस पर और देश क्या सोचता है, तो उसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने ये सुभाष राणा जी के पास। सुभाष जी, इस पूरी समस्या को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी रवि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, वहां से मणिपुर बहुत दूर है, इंटरनेट भी बंद है, और जो खबरें आ रही है वो अखबार के माध्यम से आ रही है। तो इसलिए जो पुख्ता जानकारी वहाँ की होना चाहिए वो उन्होंने हमको देने की दी है। और अगर ये और बेहतर होता कि मणिपुर का ही कोई व्यक्ति भी हमारे साथ होता तो और हमको अच्छी जानकारी मिलती। बहरहाल अपने देश में संसदीय लोकतंत्र है, और ये बहुत विविधतापूर्ण देश है, हम सभी जानते हैं। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में अलग अलग सामाजिक समूहों का व्यवस्थापन और उनके हितों की रक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर इसके बीच में संतुलन कायम रखना, ये बहुत राजनीतिक कौशल का काम है। क्योंकि कई बार हमारे को लोग कहते भी है कि यार हम एक राष्ट्र बन रहे हैं, अभी भी हम एक राष्ट्र बने नहीं है। अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया, मणिपुर के लोग दिल्ली में आते हैं तो उनको लोग मध्य उत्तर पूर्व के लोगों को चीनी समझते हैं, कई लोग कि चीन से आए हैं ऐसा समझते हैं उनको, चीनी, उनको घृणा भी झेलनी पड़ती है। तो ये परिपक्वता अभी न तो हमारे लोगों में आई है, तो उन लोगों का तो सवाल ही नहीं जो हमारे देश से कटे हुए हैं। बहरहाल जब ये संसदीय लोकशाही होती है तो विविध, ये राजनीतिक कौशल का काम होता है, और ये बहुत चुनौती भरा काम है। और ये जो वहां पर जो झगड़ा हुआ है वो असल झगड़ा है मैतेई वर्सेस कुकी और नागा। नागा भी है वहां पर, कुछ आए हुए, कुछ कुकी भी वहां पर रहते हैं। तो ये वास्तव में जनजाति की जमातें हैं, इनको आरक्षण पहले था, अब मैतेई को भी आरक्षण जब हो जाएगा तो इन जमातों को हितों के ऊपर निश्चित रूप से चोट होगी। और यही वजह है दंगा जो हुआ है वो, इसीलिए मोर्चा जो निकला था वहां पर, उस मोर्चे के बाद में दंगा शुरू हुआ। तो ये सबसे पहले जांच का विषय है कि वहां पर आग लगाई किसने, और ये इस मोर्चे में हिंसाचार शुरू कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, ये सब जांच के विषय होंगे, इसके ऊपर बाद में हो गई। अभी तक 54 लोग मरे हैं ये कहा जा रहा है, जबकि मुझे लगता है कि हमेशा की तरह संख्या इससे अधिक ही होगी। 100 के आसपास लोगों का भी अनुमान है कि 100 से ज्यादा हुए, ऐसा कुछ संवाददाताओं का अनुमान है। वहां पर कुछ महीने पहले ही मणिपुर में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का दावा रहता है कि वो जहां पर है वहां दंगे नहीं होते हैं लोगों के बीच में, लेकिन ये दावा उनका
इस दावे में कोई दम नहीं है। मणिपुर के हालात बता रहे हैं कि अगर आप में राजनीतिक कौशल नहीं हो, आप में प्रशासन चलाने का तरीका नहीं हो, आप अगर विविध सामाजिक समूहों को साथ में लेकर नहीं चलते हो, सर्वसमावेशक विचार आपका नहीं हो, तो ये समस्याएं पैदा होती और यही समस्या मणिपुर में पैदा हुई। जो मुख्यमंत्री है वहां के नाकथाम मॉम वीरेंद्र सिंह, ये वीरेंद्र सिंह इसके लिए जवाबदार है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि संकट के लिए वीरेंद्र सिंह जवाबदार है। पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। अधिकांश भाजपा के उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में ही थे, फिर वो भाजपा में आए। तो कैसे आए, क्या है, ये अलग विषय है, इसके ऊपर अपन अभी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका जो कार्यकाल है वो भी काफी विवादास्पद है और वो अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति है, और इसलिए सत्ताधारी गुट के 4 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया है उनके रवैये से नाराज होकर। ये भी खबर मेरे पास किसी अखबार में मैंने देखी है कि 4 विधायक वहां पे पार्टी छोड़ चुके हैं भाजपा। और ये इस मोर्चे के बाद ही असली परिस्थिति जो है वो हाथ से बाहर हुई और वहाँ सेना, अर्धसैनिक बलों को और सैन्य बलों को तैनात करना पड़ा। और उसके बाद कुछ उनके कारण वो तैनात है, इसलिए ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण है। हालांकि मैतेई लोगों के बीच में और नगा जो कुकी लोग हैं उनके बीच में अभी भी तनाव है और छोटी मोटी झड़पें वहाँ पर चल रही है। वास्तव में हमको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रयोगशाला बना के रखी है भाजपा ने उत्तर पूर्व को, तरह तरह के वो प्रयोग करना चाहते हैं, इन प्रयोगों से भी काफी नुकसान हुआ है। मैतेई लोग ये हिंदू लोग हैं जैसा बताया अभी, और ये वैष्णव समुदाय है, वैष्णव पंथ के मानने वाले हैं अधिकांश लोग। इनको सना माही भी बोलते हैं, कई लोग खुद को सना माही भी कहलाना पसंद करते हैं। वहाँ पे, वहाँ के मणिपुर में मुसलमान भी है, वो भी मैतेई है। जो थोड़े बहुत मुसलमान है वो भी मैतेई है, इसी समाज, ये वहाँ का मुख्य समाज है। और इस समाज में, और उनको हालांकि मैतेइयों के जो मुसलमान है उनमें और जो हिंदू मैतेई वैष्णव मैतेई समुदाय है उसमें कोई इसमें अभी तक झगड़े की कभी कोई खबर आई नहीं। लेकिन क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन मैतेई भी है जो ओबीसी है। ऐसे कई लोग हैं जो उच्च वर्गीय हिंदू प्रमाण है, उच्च वर्गीय हिंदू जैसे अन्य लोगों को ऊंच नीच की तरह जो बर्ताव करते हैं वैसे ही बर्ताव ये मैतेई लोग भी अंदर, उनके भीतर भी ये बर्ताव होता है। तो ये मणिपुर के सभी लोग मणिपुर नहीं हैं, अन्य लोग भी आए हैं वहां पर, अन्य लोग भी बसे हैं। जैसे अब अभी हमारे देश में कहीं भी बस सकता है व्यक्ति, बहुसंख्या होती है। अब मैं मध्य प्रदेश में बसा हूँ मराठी होकर, और बसा हूँ, मेरे बाप दादा के जमाने से मैं यहीं बसा हूँ। यहाँ पर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई बाहर के प्रदेश का हूँ, क्योंकि मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि मैं नॉन रेजिडेंट महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रेजिडेंट हूँ। ऐसे ही मणिपुर में भी जो लोग बसे हैं वो मणिपुर के स्थायी नागरिक है, भले ही उनके जो मूल है वो बाहर से आए हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जो निष्ठाएं और उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने राज्य के प्रति वफादार रहते हैं। तो ये मैतेई लोगों का वहाँ पर प्रभुत्व है, वहाँ प्रशासन में भी ज्यादातर वही लोग हैं। पहले जब राजाशाही थे तब राजा भी मैतेई हुआ करते थे। तो ये उनका शुरू से वहां पर वर्चस्व रहा है और वो अपने वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आरक्षण के कारण जो दूसरों को लाभ मिलता है उस लाभ से भी वो वंचित करना चाहते हैं, जैसे कि बहुसंख्यकों की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां ही उनको अनुशासित रखती है, राजनीतिक पार्टियां ही एक उनको सर्वसमावेशक दृष्टि देती है। ये दृष्टि और दिशा देने में जो राजनीतिक पार्टियां वहां नेतृत्व करती है वो जब विफल होती है तब इस तरह के सामाजिक तनाव के काम होते हैं और सामाजिक मतभेद होते हैं। तो मणिपुर का पूरा मामला जो है वो इसी तरह का मामला है, कोई बहुत बड़ा संकट का काम नहीं है। लेकिन वहाँ स्थानीय सब रोजगार का सबसे बड़ा संकट है। अगर सबको रोजगार मिले तो आरक्षण की बहस ही खत्म हो जाए। लेकिन आरक्षण ये ऐसा मुद्दा रहा है हमारे यहाँ, हमारे देश में, कि ये हमेशा उद्वेलित करता रहा है। और ये लोगों को, क्योंकि ये नई चीज है, हमने आजाद भारत में जो पिछड़े समुदाय है उनको संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है, बहुत सोच समझ कर की है। इसको पचाने में कई लोगों को तकलीफ होती है, ये पचा नहीं पाते हैं कि ये आरक्षण क्यों होता है। आरक्षण के इतिहास भी नहीं जानते हैं, आरक्षण के बारे में जानते भी नहीं है कुछ, कि ये क्यों देते हैं, क्या काय के लिए है। और
तो ये जो सामाजिक जो शिक्षा है ये भी लोगों के नहीं होने के कारण भी ऐसी समस्या पैदा होती है। वास्तव में राजनीतिक पार्टियों का ये काम होना चाहिए कि वो ये लोगों के अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे, लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल हमारे सामाजिक जो भेद है उनमें से ही अपनी ऊर्जा पाते हैं और उनको भड़का कर ही अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में भी यही हो रहा है, वहाँ जो मुख्यमंत्री है वो भी इसी नजरिए से राजनीति को देखते हैं और वो सारा झगड़ा है वो यही है। तो कुल मिलाकर हमको एक नए सर्वसमावेशक दृष्टि की पूरे राजनीतिक दलों को और सभी लोगों को आवश्यकता है। यहाँ तक कि ये प्रेस में पहले ये थी सर्वसमावेशकता, लेकिन अब प्रेस भी हम देखते हैं कि प्रेस भी एक समुदाय को भड़काने का काम कहीं कहीं करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मेरा मानना है कि ये जो मुद्दा है जी फिर सर आपके पास आते हैं